सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी लोगों का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः भट्टोजीदीक्षित प्रणीत वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की दृष्टि में जो स्त्री प्रत्यय प्रकरण का निरूपण है, उस स्त्री प्रत्यय प्रकरण के अंतर्गत तृतीय सूत्र उगितश्च इस सूत्र के व्याख्यान संदर्भ में समुपस्थित हैं। पूर्व दिवसों में हम लोगों ने दो सूत्रों का व्याख्यान श्रवण कर लिया था। आज नूतन सूत्र उगितश्च इस सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, उगितश्च इस सूत्र में दो पद हैं। उगितः यह पंचम्यंत है और चा यह अव्यय पद है। तो उक इत यस्य प्रातिपदिकस्य, आप लोगों ने जब प्रत्याहार प्रकरण श्रृंखला में आप लोगों ने अध्ययन किया होगा कि उक प्रत्याहार कहाँ से है। देखिए, अ, ई, उ, री, लृ इतने अक्षर आते हैं। हलंत वर्णों का या जिनकी इत संज्ञा होती है, ऐसे प्रत्याहारेषु इताम न ग्रहणम, ऐसा नियम है। प्रत्याहार बनाते समय कभी भी जिनकी इत संज्ञा होती है उनका ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ऋलृक में जो एक ककार है ये हल है, इसकी इत संज्ञा है। अयुण में जो ण है इसकी भी इत संज्ञा है, इनकी हम गणना नहीं करेंगे। तो उक प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक, अयुण के उ से लेकर के, एक बार पुनः मैं छोटा कर देता हूं इसको, आ, ई, उ, ण, ये हल है। री, लृ और ये का, तो का भी हल है, ये ण भी हल है, तो इनकी तो कोई गणना होगी नहीं। लेकिन शास्त्र की प्रवृत्ति में ज्ञान कारण होता है। ये ज्ञान है ना कि ण है अयुण में, ये ऋलृक में का है, इस प्रकार का ज्ञान है ना। तो अब उक प्रत्याहार हम जोड़ेंगे तो उक अयुण में जो है, जो उ है, इस उ से लेकर के ऋलृक के का तक जाएगा, अर्थात इतनी दूर तक जाएगा। णकार का ग्रहण नहीं होगा। तो अक्षर कौन कौन आ जाएंगे इसमें? इसके अंतर्गत 3 अक्षर आएंगे, उ, री और लृ। तो उक इत अर्थात उक प्रत्याहार के वर्ण की इत संज्ञा हुई हो जिस प्रातिपदिक में, उक इत यस्य प्रातिपदिकस्य तस्य तस्मात् प्रातिपदिकात्, इसीलिए अर्थ करते हैं कि उक प्रत्याहार की इत संज्ञा हुई हो जिस प्रातिपदिक में, ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा में क्या होता है मित्रों? गीप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? गीप प्रत्यय होता है। एक बार पुनः आप अर्थ को श्रवण करें। जिसमें उक अर्थात उ, री, लृ इनमें से किसी एक की संज्ञा हो गई हो, ऐसे शब्द या प्रत्यय अंत में हो, ऐसे प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। यह टीका कह रही है। और हम लोग यदि ग्रंथ की दृष्टि से देखें तो देखिए, इसमें लिखा है उगितांतात प्रातिपदिकात, अर्थात ये जो उगितांतात यह लिखा हुआ है ये प्रातिपदिकात का विशेषण है। तो कह रहे हैं ऐसा प्रातिपदिक जिसमें उक प्रत्याहार के वर्णों की इत संज्ञा हुई हो, ऐसे प्रातिपदिकों से स्त्रीत्व का यदि बोध कराना हो तो गीप स्याप अर्थात गीप प्रत्यय होता है। अच्छा भैया, अब हम लोग देखिए ग्रंथ की जो भाषा है, ग्रंथ की भाषा को सामान्य रूप से आपको पुनः बता देते हैं। देखिए, इसमें लिखा है लशक को तद्धिते से गकार तथा हलंतिम से पकार की संज्ञा होने पर जो गीप प्रत्यय है, गकार और पकार की संज्ञा होने के बाद केवल ई शेष बचता है। गीप में कितना शेष बचता है?
ये गा है, ये ई है, पा है, तो इनकी दोनों की संज्ञा हो जाती है, केवल ये शेष बचता है ई। तो जब ई शेष बचता है, क्षत्रि वसु डवतु आदि प्रत्ययों में ऋकार उकार आदि इत्संज्ञक होने से ये प्रत्यय कैसे हैं? उगित हैं। और ये उगित प्रत्यय जिस शब्द में जुड़ेंगे वही प्रातिपदिक क्या हो जाएगा? उगिदंत प्रातिपदिक हो जाएगा। इस गी प्रत्यय के करने से शब्द गिंत हो जाता है। गिंत का मतलब गी अंते यस्य सज्ञंतः। गी प्रत्यय जुड़ा है जिसके अंत में उसको गिंत कहेंगे, और जिससे सुलोपाधिकार्य हो जाते हैं। सूत्र में उगित पद आया है जो कि प्रातिपदिक और प्रत्यय के भेद से दो प्रकार का हो सकता है। अब यहाँ एक संक्षेप में विधि बता रहे हैं कि समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेधः। यहाँ पर प्रत्यय विधि होने के कारण समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेधः, अर्थात इनमें समास विधि में प्रत्यय विधि में तदंत विधि नहीं होती, उसका निषेध करता है। और एक सूत्र है उगित वर्ण ग्रहण वर्जम, ऐसा कहने से वह तदंत विधि का निषेध जो कर रहा था उसका भी प्रतिषेध हो जाता है और पुनः तदंत विधि हो जाती। अब इस सूत्र के प्रसिद्ध उदाहरणों को दे रहे हैं और उदाहरणों के माध्यम से आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से उगितंत प्रातिपदिक से गी प्रत्यय होता है। जैसे हम लोग भवती माने महिला को संबोधित जब हम आप कह के संबोधित करते हैं, उसके लिए हम लोग भवती शब्द का प्रयोग करते हैं। अब भवत शब्द के पुल्लिंग में भवान, ये पुरुष को बोधित करने के लिए, पुरुष को संबोधित करने के लिए है। अब देखिए यहाँ भा धातु से कृत प्रकरण में डवतु प्रत्यय करके भवत शब्द बनता है। एक बार बना के भी देख लेते हैं कैसे बनता है, यदि आप लोग चाहें। नहीं, केवल आप इतना जाने कि भा धातु से डवतु प्रत्यय करने पर भवत शब्द बनता है। देखिए ये भा है, भा दीप्तौ, इसका अर्थ है दीप्ति या प्रकाश, और इससे जब डवतु प्रत्यय करेंगे, ये डवतु प्रत्यय हो गया तो भा डवतु हो गया। और डवतु में उकार की संज्ञा हो जाती है, डकार की संज्ञा हो जाती है, तो इसमें केवल बचता है आवत। क्या बचता है? आवत। जब आवत अवशिष्ट बचता है तो ऐसी परिस्थिति में अब यहाँ दीर्घीभूत भा है और यहाँ आकार है, तो यहाँ सवर्ण दीर्घ होना चाहिए। तो यहाँ पर भैया ये कृत प्रकरण में डवतु प्रत्यय का पाठ है और सद्यः डकार की संज्ञा हुई है। तो यद्यपि आजादी प्रत्यय नहीं है, तथापि डित्तो के सामर्थ्य से भा संज्ञा हो जाएगी और भा के आकार का लोप हो जाएगा। तो जब भा के आकार का लोप हो जाएगा तो आप मिला देंगे, तो यह भवत, यह प्रातिपदिक निष्पन्न हो जाएगा जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। यह उगिदंत प्रातिपदिक है। अब उगितश्च सूत्र से गीप करते हैं तो भवत, गीप में गकार पकार की संज्ञा हो जाती है, तो केवल भाव ई बचता है। तो भवत प्लस ई, ये स्थिति आप देख पा रहे होंगे, भवत प्लस ई, और जब मिला देंगे तो भवती बन जाएगा। गिंत भवती से शु आदि विभक्ति लगती हैं, नदी की तरह जो है इसके रूप चलते हैं, भवती भवत्यौ भवत्यः आदि रूप बन जाते हैं। यह उगित प्रत्यांत भवत शब्द रूप प्रातिपदिक था, किंतु सर्वाग्री गण में भवतु ऐसे अव्युत्पन्न शब्द का पाठ मानते हैं। ये सब प्रपंच है जिसको आप लोग सुन करके परिभ्रमित होंगे, इसलिए मैं इसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करना चाहूँगा। अब आगे के क्रम में द्वितीय उदाहरण को देते हैं, भवंती। क्या उदाहरण देते हैं मित्रों? भवंती। भवंती यहाँ पर इसका अर्थ हुआ होने वाली स्त्री। कौन? होने वाली स्त्री। अब भू धातु से
हम सत्री प्रत्यय करेंगे। क्षत्रि में केवल सकार की लसक व तद्धिते से इत संज्ञा हो जाती है, और त्रि में जो री है उसकी उपदेश जन्नासिक से इत संज्ञा हो जाती है। तो मतलब कहने का अभिप्राय यह हुआ कि सत्री में शकार और रिकार दोनों चले जाते हैं, केवल अत बचता है। कैसा अत बचता है? ये लिखा हुआ है, अत बचता है। ठीक, अब अत बचता तो भू धातु से अत हो, सत्री हुआ तो अत बचा, शप कर देंगे। शप करके अनुबंध लोप जो आप गुणुड़ करेंगे सार्वधातु का धातु का जो हो इत्यादि सूत्रों से, तो भवत बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया? भवत। अब चूंकि इस सत्री में री की संज्ञा हुई है, तो जहां पर री उक में आता है, तो जहां पर उक की संज्ञा होती है, ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व का बोध कराना हो तो हम वहां पर गीप जोड़ देते हैं, तो गीप जुड़ जाएगा, तो भवती बन जाएगा। अब भवंती यहां पर है, भवती तो बन गया। तो एक सूत्र है सप्सिन्योर नित्यम, इस सूत्र से नुम हो जाएगा, भवंती बन जाएगा। इसके भी रूप नदी की तरह ही चलेंगे, भवंती भवंत्यो भवंत्य आदि रूप इसके बन जाते हैं। अब स्यप्स्नोह इति निम, नुम, ये देखिए टीका देखते जाइए, सप्स्नोह इति नुम, इससे नुम हो जाता है, जिससे भवंती है बन जाता है। अब दूसरा उदाहरण देते हैं पचंती। तो जैसे भवंती आपने श्रवण किया, उसी प्रकार से पचंती। यहाँ पर डुपचस पा के धातु है, तो केवल धातु बचती है पच। पच धातु से लट लकार और उसके स्थान पर सत्री आदेश होने के बाद पच अत, सार्वधातुक संज्ञा सप होकर के पच अ अत पर रूप होकर के पचत बना। अब यहाँ पर भी क्योंकि सत्री प्रत्यय हुआ है, सत्री प्रत्यय में रिकार की संज्ञा हो गई है, रिकार की संज्ञा हो जाने के कारण यह हो गया उगिदंत प्रातिपदिक। और ऐसे उगिदंत प्रातिपदिक से क्या होगा? स्त्रीत्व की विवक्षा करने पर गीप हो जाएगा, तो पचंती बन जाएगा। सप्सिन्योर नित्यम इस सूत्र से नुम हो जाएगा। मतलब कहने का यह है कि पचंती जिस प्रकार से हम लोगों ने भवंती पढ़ा, उसी प्रकार से पचंती, आगे उसी को दिव्यंती। पचंती माने पकाती हुई महिला विशेष, दिव्यंती माने चमकती हुई महिला, जो अत्यंत सुंदरांगी है, पुष्टांगी है, ऐसी स्त्री विशेष। तो यहाँ पर दिव क्रीडा विजिगीषा द्युति स्थिति मोद मद स्वप्न कांतिषु गतिषु, ये जो धातुओं के इतने अर्थ हैं, से दिव धातु से लट लकार, लट के स्थान पर सत्री प्रत्यय। अब चूंकि दिवादिगण पठित धातु है तो स्यन प्रत्यय होगा। सकार नकार की संज्ञा हो गई तो केवल या शेष बचता है, और पर रूप का आदि करके सत्रंत अर्थात सत्री प्रत्यय अंत में, जिसको उसको सत्रंत कहेंगे, सत्रंत दिव्यत बना। अब दिव्यत को हम जब उगितश्च सूत्र के द्वारा गीप कर देंगे और सप्सिन्योर नित्यम से नुम का आगम होकर के दिव्यंती, दिव्यंत्यो, दिव्यंत्य आदि रूप बन जाते हैं। अब उगिद चाम इति सूत्रे ग्रहणेन धातोश्चेदुगित कार्यम तर्हि अंचतेरेव इति नियम्यते। अब देखिए, उगिद चाम सर्वनाम स्थाने अधातो हो, यह जो सूत्र है, इस सूत्र में अच पद का ग्रहण नियमार्थ है। कैसा है? कैसा है? नियमार्थ है। अर्थात उगिद चाम सर्वनाम स्थाने अधातो हो, यह जो सूत्र है, इस सूत्र में जो अच पद का ग्रहण है, यह नियमार्थ है। यह नियम करता है कि धातु से यदि उगित कार्य होता है तो अंचु से ही हो। यह नियम हलंत पुल्लिंग प्रकरण में गोमत शब्द के अवसर पर विस्तार पूर्वक बताया जा चुका है। उक्त नियमानुसार अंचु धातु से अन्य धातुओं में उगित मानकर होने वाले कार्य नहीं होते। इस नियम का यह फल हुआ। और उखास्रस और पर्ण्यध्वत आदि में उगितश्च से गीप नहीं होगा। क्यों?
अब पहले प्रश्न समझिए, तब इसका समाधान आपको समझ में आएगा। प्रश्न यह उठाना चाह रहे हैं कि आपने अर्थ किया कि उक इत यस्य प्रातिपदिकस्य तस्मात् प्रातिपदिकात् गी प्रत्ययो भवति स्त्रीत्व विवक्षायाम, अर्थात उक की इत संज्ञा हो गई है जिस प्रातिपदिक में, ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीत्व की विवक्षा करने पर गी प्रत्यय होता है, ऐसा आपने अर्थ किया है। तो मान लीजिए प्रातिपदिक के अतिरिक्त तो कोई धातु हो और वह उगित हो, तो क्या उससे उगित धातु से गी प्रत्यय स्त्रीत्व की विवक्षा में हो जाएगा? कहा जैसे अंचु धातु है, तो अंचु में अकार है, ञा है, माने चवर्ग का पंचम अक्षर, चकार है, उकार है। तो जो उकार है अंचु में, इसकी इत संज्ञा हो जाती है और धातु बनती है अंच। तो कहते हैं भैया नियम हम कर रहे हैं कि उगिदचाम इस सूत्र में अजग्रहण से यह जानना चाहिए कि उगितकार यदि धातुओं में होंगे तो अंचु धातु को ही होगा, तदतिरिक्त धातुओं को नहीं होगा। तेन इह न, तेन इह न, इसलिए यहाँ पर नहीं होता है। कहाँ पर कह रहे हैं? उखाश्रत और पर्णध्वत। अब इसको सिद्ध करते हैं। तो कहते हैं अनिदिताम इति न लोपः। अनिदिताम इस सूत्र के द्वारा जो स्रंसु में सकारोत्तरवर्ती अनुस्वार है, द्वंसु में वकारोत्तरवर्ती जो अनुस्वार है, इनका लोप हो जाता अनिदिताम इस सूत्र के द्वारा। बड़ा सूत्र है अनिदिताम हलोपधायाः किंति। तो संक्षेप में कहेंगे कि अनिदिताम इस सूत्र के द्वारा न लोप हो जाता है। पर्णध्वत अर्थात तेन उक्त नियम के कारण ही, जो हम लोगों ने भी ये नियम पढ़ा, कौन सा नियम? वो नियम है जे लिखा हुआ है इति सूत्रे अधिग्रहणेन धातोश्चेदुगित कार्यम तर्हि अंचतेरेव। इस नियम के कारण क्या होता है? कहते हैं उखा पूर्वक स्रंसु और पर्ण पूर्वक ध्वंसु धातुओं से। धातुओं का स्वरूप है स्रंसु और ध्वंसु। तो स्रंसु में सकारोत्तरवर्ती जो उकार है उसका लोप हो जाता है, इत संज्ञा हो जाती है, और ध्वंसु में जो सकारोत्तरवर्ती उकार है उसकी भी इत संज्ञा लोप हो जाता है। तो स्रंस ध्वंस ये धातु बनते हैं। अनिदिताम हलोपधायाः किंति, इससे नकार का लोप हो जाता, तो धातु बनी स्रंस ध्वंस। मिला दिए जो पर्णध्वंस, पर्णध्वस और उखास्रस। अब यहाँ पर क्विप प्रत्यय होता है, क्विप का सर्वापहारी लोप हो जाता है, जिससे क्विप कृदंत प्रत्यय हो गया। तो कृदंत होने के कारण प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, सुविभक्ति आएगी, साकार के उकार की संज्ञा हो जाएगी। तो उखास्रस और पर्णध्वस स, इस प्रकार की स्थिति। ये जो उखास्रस है, ये तो स्रंसु धातु का स्रस है, उखा पूर्व है, पर्ण पूर्वक ध्वंसु धातु का प्रयोग है, तो उकार की संज्ञा होती। और ये जो सा बाद में दिख रहा है, ये दोनों प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद प्रथमा विभक्ति एकवचन लगाया गया। अब देखिए, ये चूंकि सकार हल है, तो सकार से परे सकार हल होने के कारण उसका लोप हो जाएगा। तो बना उखास्रस और पर्णध्वत, ये रूप बने। तो उखायाः स्रंसते अर्थात बठलोई से गिरने वाली लपसी इत्यादि, इस अर्थ में उखा गस और स्रंस से क्विप करके, क्विप का सर्वाप्रहारी लोप, नकार लोप, उपपद समास,
उखायाः स्रंसते, यहाँ पर इस अर्थ में उखा से गस और स्रंस से क्विप प्रत्यय करके सर्वापहारी लोप कर देते हैं। इसका सर्वापहारी लोप का मतलब क्विप में 4 अक्षर हैं, ककार, इकार, वकार, पकार। क्विप ककार, वकार, इकार, पकार, ये 4 अक्षर हैं, चारों का लोप हो जाता है। जब चारों का लोप हो जाता है तो इस लोप को हम क्या कहते हैं? सर्वापहारी लोप। और नकार का लोप हो जाता है और समास होता है प्रातिपदिक संज्ञा, शुभ का लुक होकर के उखास्त्रस बनता है। और नियम, क्योंकि स्रंसु धातु यद्यपि उगित तो है, लेकिन धातुओं से यह गीत प्रत्यय स्त्रीत्व की विवक्षा में नहीं होता है, और यदि धातुओं से होता है तो केवल अंशु धातु से। यह नियम है, तो यहाँ पर नहीं होगा, तो उखास्त्रस यह शब्द बन जाएगा। अब परणात् ध्वंसते, इसी प्रकार से यह भी पत्तों से गिरने वाली इस अर्थ में पर्णगस और ध्वंस सु, इसमें क्विप प्रत्यय करके सर्वापहार लोप, नकार लोप, उपपद समास, प्रातिपदिक संज्ञा, शुभ का लुक करके पर्णध्वस शब्द बना है। उक्त नियम के कारण यहाँ पर भी उगित कार्य नहीं होता है। उभयत्र, दोनों जगह, वसुस्रंसुध्वन स्वनडुहान दह, इस सूत्र के द्वारा सकार के स्थान पर दकारादेश हो जाता है, तो उखास्रत पर्णध्वत प्रयोग बन जाते हैं। यद्यपि स्रंसु ध्वंसु में उकार की संज्ञा होने के कारण ये उगित हैं, तथापि इनसे गीप नहीं होता। उसका कारण यह है कि पूर्व वर्णित ज्ञापन का स्मरण कराया गया है। गोमत शब्द इत्यादि के प्रपंच में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा की है। जो लोग हलंत पुल्लिंग प्रकरण नहीं पढ़े हैं उनके लिए यह समझना थोड़ी क्लिष्ट होगा। तथापि ये जाने कि अंचु धातु के अतिरिक्त अन्य धातुओं से गीप प्रत्यय सूत्र के द्वारा नहीं होता है, और अंचु धातु में तो होता ही है। तो अंचतेस्तु स्यादेव, अर्थात अंचु धातु से तो होता ही है। जैसे प्रा उपसर्ग पूर्वक अंचु धातु से प्राच और प्रति उपसर्ग पूर्वक अंचु धातु से प्रतीच, इन दोनों के स्थान पे अंचु में क्योंकि चकारोत्तरवर्ती उकार का लोप होता है, इसलिए यहाँ पर ये धातु उगित है और यह धातु मान्य भी है इस सूत्र के द्वारा। किस सूत्र के द्वारा? ये जो पूर्व में आप लोगों ने सुन रखा है, उगिदिचाम सर्वनाम स्थानीय धातु, ये लिखा हुआ है। तो इस सूत्र के द्वारा क्या होता है? उगिदिचाम, इस सूत्र में अंचु धातु का ग्रहण होने के कारण यह धातु उगिता है, तो उगितंत धातु से गीप प्रत्यय हो जाता है। गकार पकार की संज्ञा ई बचा, प्राच में ई मिला देंगे तो प्राची, और प्रतीच में ई मिला देंगे तो प्रतीची। इस प्रकार से इस सूत्र का संपूर्ण व्याख्यान यहीं पर संपन्न होता है। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन एवं धन्यवाद।